हेलो फ्रेंड्स, इस बार काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, काफ़ी लंबा गैप हो गया। उसकी वजह ये थी कि मुझे कुछ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और उसके लिए मेरे पास जो भी खाली टाइम रहता था मैं यूरोलॉजिस्ट के पास दौड़ता रहता था। तो अभी हम लोग इसके पहले जो है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, वो डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा बीमारी की। और अभी मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारे वीडियो जो है बहुत लंबे होते हैं, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देने में काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। वो तो मैं दूंगा क्योंकि जिसको पढ़ना है, जिसको देखना है, वो पूरी बीमारी के बारे में जाने, तभी अच्छा रहता है। और दूसरा, उसमें बीच बीच में जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे इस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस वाले टॉपिक में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई हैं, जैसे रेनाल्ड्स फिनोमेना एक चीज़ होती है। रेनाल्ड्स फिनोमेना के बारे में मैं अलग से एक छोटा वीडियो बनाऊंगा। कुछ यूरिनरी कास्ट के बारे में कुछ बातें हुई हैं, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और एक कार्पल टनल सिंड्रोम एक आया है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की एक ये बड़ी वीडियो होगी, कंपैरेटिवली छोटी ही होगी। इसके साथ साथ मैं 2-3 छोटी छोटी वीडियो भी बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता क्या है? सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी रेयर होता है, बहुत कॉमन नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो सेल के बाहरी इलाके में जो मैट्रिक्स होता है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वो कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन्स का बना होता है। ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। हेट्रोजिनस मैनिफेस्टेशन होता है। हेट्रोजिनस मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि पेशेंट अलग अलग सिम्टम साइन लेके आता है। कोई पेशेंट आएगा बताएगा कि उसको जो है स्किन में प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट आएगा कहेगा उसको यूरिन में प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट आएगा कहेगा उसको जॉइंट्स में दिक्कत है। तो इस टाइप के जो प्रेजेंटेशन होते हैं किसी बीमारी के अलग अलग टाइप को, उसको हेट्रोजिनस मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये डिजीज़ जो है प्रोग्रेसिव होता है और क्रोनिक होता है। क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसकी इटियोलॉजी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स जो दोनों का रोल है, दोनों रोल प्ले करते हैं। और ये डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो जैसे ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो लेडीज़ में प्रीडोमिनेंट होते हैं। ये भी लेडीज़ में इसका प्रिवलेंस ज़्यादा होता है। और मेनली जो चाइल्ड बियरिंग एज की लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ जो चाइल्ड बियरिंग एज की होती है। अब चाइल्ड बियरिंग एज क्या होती है? 15 से 40 साल समझ लीजिए कि चाइल्ड बियरिंग एज होती है। इस डिजीज़ में सबसे पहले तो रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है। रेनाल्ड्स फिनोमेना एक तरह का एपिसोड है जो कि जो है इस बीमारी के जो क्लिनिकल फीचर हैं उनके शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। और रेनाल्ड्स फिनोमेना के बारे में हम लोग आगे एक छोटा वीडियो बनाएंगे। रेनाल्ड्स फिनोमेना एक एपिसोड है जिसमें जो है पहले फिंगर्स या टोज जो है कोल्ड एक्सपोजर होने पे पेल हो जाती हैं, फिर जो है ब्लू हो जाती हैं, फिर जो है रेड हो जाती हैं। ये एक एपिसोड होता है। इसके बारे में आगे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे।
इसके बाद इसमें क्या होता है इस बीमारी में कि इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के बाद जो है फाइब्रोसिस होती है आर्गन में, विसरल आर्गन्स में, वैस्कुलर बेड में, और आर्किटेक्चरल जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है आर्गन का, उनका आर्किटेक्चर जो है ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ स्किन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है इस डिजीज़ में। मेनली जो है मतलब स्किन के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो टाइप है डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, एक है लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। दोनों के प्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होती है उसमें जो रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं उसके बीच में जो गैप होता है, टाइम गैप होता है, वो कम होता है, हफ्तों से महीनों का होता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है बॉडी में, और साथ साथ एडिमा भी हो जाता है, प्रोराइटिस भी होता है। और ये सब चीज़ें जो है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है, मतलब फिंगर्स में शुरू होता है और असेंड करता है। इसके साथ साथ कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। आप अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कार्पल बोन्स होती हैं, ये यहाँ पे इस जगह पे डॉर्सम पे कार्पल बोन्स होती हैं। इसके बीच से एक कैनाल होती है, ऊपर से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, वहाँ से मीडियन नर्व गुजरती। तो किसी वजह से अगर वो कैनाल की स्टेनोसिस हो जाती है, मीडियन नर्व दबने लगती है, तो मीडियन नर्व की जो सप्लाई है जहाँ पे मोटर और सेंसरी, वहाँ पे पेन होता है, टिंगलिंग होता है, नेमनेस होता है, मूवमेंट में दिक्कत होती है। ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। स्किन पिगमेंटेशन भी होते हैं, और उसके साथ साथ जॉइंट पेन होता है, आर्थराइल्जिया होता है, माइल्जिया होता है, मसल वीकनेस होती है। अब उसके बाद ये सिम्टम आने के, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम आने के कुछ हफ्तों महीनों बाद फाइब्रोसिस हो जाती है ऑर्गन्स में और स्किन में भी। तो जो स्किन में फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी वजह से कंट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, और जो स्किन के स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर, स्वीट ग्लैंड्स, इन सब का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कंट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं जिसमें मूवमेंट में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ मास्क लाइक फैसीज बन जाती है चेहरे की। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और जब तक हम देखते हैं कि स्किन में पिगमेंटेशन ढेर सारी हो गई है, उसके बाद जो है उसी टाइम हमारा आर्गन, इंटरनल आर्गन भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका होता है, लेकिन हमें पता तब तक नहीं रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। और ये डिजीज़ जो है 4 साल तक लगातार प्रोग्रेस करता है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाता है। तो 4 साल प्रोग्रेस करने के बाद भी अगर कुछ आर्गन बच जाते तो वो बचे रहते हैं। अब लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है? लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का जो कोर्स होता है वो इंडोलेंट होता है। इंडोलेंट का मतलब है लेस सीवियर होता है, लेस प्रोग्रेसिव होता है। तो ये चीज़ होती है, और जो उसके मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और जो रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है उसके बीच में काफ़ी लंबा गैप होता है, सालों का गैप होता है। क्लिनिकल फीचर इसमें जो है कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया होता है। टेलेंजेक्टेसिया का मतलब है स्मॉल वेसल का डायलेशन,
और साथ में जीआई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जीआई कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन भी होता है। और लेकिन जो लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है लेस सीवियर डिजीज़ होता है। जैसा हमने बताया इसका कोर्स इंडोलेंट होता है, लेस सीवियर कोर्स होता है। इसमें जो रीनल और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो नहीं होते, तो ये लेस सीवियर डिजीज़ होता है कंपेयर टू डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। इसके बाद जो इन्वॉल्वमेंट हैं आर्गन के वो हम एक एक करके देखेंगे। रेनाल्ड्स फिनोमेना के बारे में मैंने बताया कि रेनाल्ड्स फिनोमेना को मैं एक्सप्लेन करूँगा एक अलग से छोटा वीडियो बना के। तो अब स्किन मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं बॉडी में। बार बार टर्म आया, भी मैंने बार बार यूज किया कि स्किन है, स्किन इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो स्किन में सबसे पहले क्या होता है कि स्किन में एडिमा होता है और इंड्यूरेशन होता है। इंड्यूरेशन का मतलब होता है एक तरह की थिकनिंग, जैसे कहीं पे कट जाए तो जो हील होने के बाद जो कंडीशन होती है वो उसको इंड्यूरेशन कह सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि कहीं जल गया स्किन, उसके बाद जो रिकवरी होती है तो स्किन जिस तरह से दिखाई देती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंड्यूरेशन होता है। ये स्किन स्वेलिंग और थिकनिंग जो है इस डिजीज़ का हॉलमार्क है। अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्किन जो मैनिफेस्टेशन है इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो थिकनिंग स्वेलिंग होती है बाइलैटरल सिमेट्रिकल होती है। और ये जो थिकनिंग होती है ये जो है एसेंड करती है, फिंगर टोज से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल टू प्रॉक्सिमल इसका जो है प्रोग्रेशन होता है। इसके बाद जो है स्किन मैनिफेस्टेशन में फेस लाइक फैसीज हो जाता है। फेस लाइक फैसीज क्यों हो जाता है? क्योंकि आईलिड का मूवमेंट जो है डिक्रीज हो जाता है, चीक का मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, जो मैंडिबल के कोंडाइल हैं उनका रिसॉर्प्शन हो जाता है, और माउथ एपर्चर जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो फेस लाइक मास्क लाइक फैसीज हो जाता है। मास्क लाइक फैसीज और एक बीमारी में होता है जिसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। कंट्रक्चर हो गया, फेस लाइक फैसीज हो गए। और इसमें क्या होता है कि जो स्किन है वो जो सबकुटेनियस फैट है उससे एडहेरेंट हो जाता है, उससे जुड़ा रहता है, और क्रैकिंग हो जाती है, फिसर हो जाता है, अल्सर हो जाता है, जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। स्किन का टेक्सचर जो है कोर्स हो जाता है, फर्म हो जाता है और थिकेंड हो जाता है। और कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया भी स्किन में दिखाई पड़ता है। कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया का मतलब है कि डायलेशन हो जाता है कैपिलरी का जगह जगह पे। इसके बाद आता है पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन होता है और मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है। स्क्लेरोडर्मा में जिन पेशेंट की डेथ होती है वो ज़्यादातर पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन की वजह से उनकी डेथ होती है। दो तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, या तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाता है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। आईएलडी में क्या होता है? डिस्निया ऑन एग्जर्शन होता है, क्रोनिक कफ होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है। पीएफटी करेंगे हम तो डिफ्यूज लंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। और अगर हम जो है सीटी स्कैन कराएंगे तो सीटी स्कैन कराने में हमें रेटिकुलोग्रैनुलर पैटर्न दिखाई पड़ेगा, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस होगी, हनी कॉम्बिंग होगी,
और इसको जब हम एग्जामिन करेंगे स्टेथोस्कोप से तो हमें वेल्क्रो क्रिप्स सुनाई पड़ेंगे। वेल्क्रो क्रिप्स क्या होते हैं कि जैसे बच्चों के सैंडल होते हैं या हमारी भी सैंडल होती है तो उसमें वेल्क्रो लगा होता है। उसको जब हम निकालते हैं सैंडल ले आओ वहाँ से तो उसको खोलते हैं तो जिस तरह की आवाज़ आती है उसको वेल्क्रो क्रिप्स कहते हैं। अगर ये लिया देते हैं मेरी सैंडल तो मैं बता देता हूँ वेल्क्रो क्रिप्स क्या होते हैं। वेल्क्रो क्रिप्स ये होते हैं, जैसे ये मेरी सैंडल है बंद है, जब हम इसको खोलते हैं तो जो आवाज़ आती है यही वेल्क्रो क्रिप्स है। हाँ, ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में होता है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन लगभग 15% पेशेंट में होती है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन से राइट हार्ट का फेलियर हो जाता है। सिम्टम क्या हो जाते हैं? डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो जाता है और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है। और जब हम स्क्रीनिंग के लिए हम इसके लिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए 2D इको करते हैं। 2D इको करेंगे, राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर अगर 40 मिलीमीटर Hg से ज़्यादा आता है तो हम स्क्रीन कर देते हैं। हम ये डिसाइड कर देते हैं कि इसको जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। पल्मोनरी अब ये पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन है, ये लीडिंग काज ऑफ डेथ हैं स्क्लेरोडर्मा की बीमारी में। इसके बाद हम आते हैं कि जैसे हमने बताया कि ये मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, तो बहुत सारे ऑर्गन का डिसफंक्शन होते हैं। उसमें जीआई डिसफंक्शन दोनों तरह के स्क्लेरोडर्मा में होते हैं, सिस्टमिक में भी और लिमिटेड में भी। डिफ्यूज और लिमिटेड दोनों स्क्लेरोडर्मा में जीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है। जीआई का इन्वॉल्वमेंट पहले तो ओरोफेरेंजियल क्या होता है? ओरोफेरेंजियल में क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, जीरोस्टोमिया। उसके साथ साथ माउथ का जो एपर्चर है वो डिक्रीज हो जाता है और मैंडिबल का जो कॉन्डाइल होता है उसका रिसॉर्प्शन हो जाता है, ऑस्टियोलिसिस हो जाती है। इसके बाद आता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्यों होता है? क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह से जो इसोफेगस का लोअर थर्ड है उसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और जो लेस है लोअर इसोफेजियल स्फिक्टर उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो जब GRD हो जाता है तो हार्ट बर्न होता है, डिस्फेजिया होता है और रिगर्जिटेशन होता है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो इसोफेगस में क्या क्या चेंजेज होते हैं? इसोफेगस में इसोफेजियल स्ट्रक्चर बन जाते हैं क्योंकि बार बार रिफ्लक्स से इसोफेजाइटिस होता है, उससे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और एक फिनोमेना होता है मेटाप्लेजिया होता है, उसका नाम अभी मुझे भूल रहा है। मेटाप्लेजिया होता है कि जो सेल्स होती हैं लाइनिंग की इसोफेगस की वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती हैं, लेकिन उनका मेटाप्लेजिया हो जाता है, वो चेंज हो जाती हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन होती है वो बनी होती है उससे। इसको कहते हैं बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस में ये चेंजेज होते हैं और ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन मतलब आगे चल के मैलिग्नेंसी भी हो जाती है। इसके बाद हम स्टमक में आते हैं। स्टमक में क्या होता है कि अर्ली सटाइटी हो जाती है, रिगर्जिटेशन होता है और डिस्टेंशन हो जाता है स्टमक का। इसके साथ साथ एक ख़ास चीज़ होती है जिसको कहते हैं गेब। गेब मतलब गैस्ट्रोएंट्रल वैस्कुलर इक्टैसिया। इक्टैसिया टेलेंजेक्टैसिया। टेलेंजेक्टैसिया कहते हैं कि स्मॉल वेसल का डायलेशन हो जाए और एक्टैसिया कहते हैं कि बड़ी वेसल का जब जो है डायलेशन हो जाता है तो उसको एक्टैसिया कहते हैं। स्टमक में जो बड़ी ब्लड वेसल होती हैं आर्टरी वेन उनका जो है डायलेटेशन होता है उसको गैस्ट्रोएंट्रल
एक्टैसिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगती है और मलिना होता है और धीरे धीरे पेशेंट को एनीमिया भी हो जाता है। और जब इंडोस्कोप से देखेंगे, इंडोस्कोपी में ये ब्लड वेसल फूली फूली स्ट्रिप्स की तरह दिखाई देती हैं, तो उसको वाटरमेलन स्टमक कहते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में मल एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि मोटिलिटी कम हो जाती है फाइब्रोसिस की वजह से, तो उसमें क्या होता है, मल एब्जॉर्प्शन होता है। मल एब्जॉर्प्शन विटामिन डी का, विटामिन 12 का, फैट का और प्रोटीन का मल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि डिसमोर्टेलिटी की वजह से बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाती है। बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाती है तो क्रोनिक डायरिया भी हो जाता है। इसके अलावा स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन भी इंटेस्टाइन में हो सकता है। कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट में ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। रेक्टल इनकॉन्टिनेंस भी होता है, ब्लीडिंग भी होता है। ब्लीडिंग दो तरीके से हो सकता है, कोलन में जो कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया है उसकी वजह से, या स्टमक में जो एक्टेसिया है उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और रेक्टल प्रोलैप्स भी हो जाता है। इसके साथ साथ सैकुलेशन बन जाते हैं, डाइवर्टिकुला बन जाते हैं, जिनमें परफोरेशन होने का चांस होता है। ये जो है जीआई मैनिफेस्टेशन होते हैं। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन हो गए, स्किन मैनिफेस्टेशन हो गए। अब हम आते हैं कार्डियक मैनिफेस्टेशन क्या होता है। कार्डियक मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि या तो कार्डियक मैनिफेस्टेशन आइसोलेटेड होता है, या सेकेंडरी टू पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन होता है, या जो है रीनल क्राइसिस की वजह से होता है। आगे हम लोग रीनल क्राइसिस भी देखेंगे कि रीनल क्राइसिस में क्या होता है। रीनल क्राइसिस से बीपी बढ़ेगा, उसकी वजह से हार्ट पे फर्क पड़ता है। और जो आईएलडी होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है। और ये जो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है ये डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में होता है, लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में नहीं होता है। अब ये लगभग डिजीज 3 साल तक प्रोग्रेस करता है, उसके बाद इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ जो हार्ट में इन्वॉल्व होती है वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के इन्वॉल्वमेंट से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस होती है, और कभी कभी इतना मासिव होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन की कार्डियक टेम्पोनेट हो जाता है। अब आते हैं हम और क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं हार्ट में। और हार्ट में बार बार जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इस्चीमिया होता है, फिर रीपरफ्यूजन होता है, उसकी वजह से मायोकार्डियल इंजरी हो जाती है। मायोकार्डियल इंजरी हो जाती है तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाता है, इवेंचुअली जो हार्ट फेलियर में बदल सकता है। इसके अलावा जो आइसोलेटेड डिजीज़ होते हैं हार्ट के, उसमें कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है उसका जो है फाइब्रोसिस हो जाती है, तो एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, या जो है हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ये कार्डियक मैनिफेस्टेशन हो गई। अब आते हैं रीनल मैनिफेस्टेशन पे। तो जो रीनल क्राइसिस होती हैं उसमें एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन बहुत बड़ा होता है। और अगर उसका हम यूरिन एनालिसिस करें, यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हेमेचूरिया भी मिलेगा और प्रोटीनूरिया भी मिलेगा, और साथ साथ हाइलीन नहीं, ग्रैनुलर कास्ट मिलेगी। ग्रैनुलर कास्ट मिलती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। कास्ट के बारे में हम अलग से, यूरिनरी कास्ट क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में एक हम स्मॉल वीडियो बनाएंगे आगे चल के, उसमें आपको समझ में आएगा। ब्लड में क्या मिलेगा, ब्लड में जो है एंजियोपैथिक थ्रोम्बोलिसिस, माइक्रो एंजियोपैथिक थ्रोम्बोलिसिस होती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा। जीबीपी करेंगे तो उसमें फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल मिलेंगे,
और ये हॉलमार्क है रीनल क्राइसिस का स्क्लेरोडर्मा में कि उसमें जो है माइक्रो एंजियोपैथिक थ्रोम्बोलिसिस की वजह से रीनल क्राइसिस होती है। अगर एक पेशेंट आया हमारे पास स्क्लेरोडर्मा में जिसका क्रेटिनिन जो है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा था प्रेजेंटेशन के टाइम, और उसको ओलिगोयूरिया भी है, तो उसका आउटकम बहुत पुअर है। 1 आध साल अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए उस केस में हीमोडायलिसिस तुरंत कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट पे। मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट में ये होता है कि सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में अभी कुछ हल्की फुल्की हमने जानकारी दी है, और बाकी इसके लिए एक अलग से हम छोटा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं। हाँ सॉरी, मेरा स्पीकर गिर गया था। तो हम बात कर रहे थे मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशन में। तो मस्कुलोस्केलेटल में पहले जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। इनिशियली कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ साथ फिर आर्थराल्जिया होता है, माइल्जिया होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इवेंचुअली जो है मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट में जॉइंट का कंट्रक्चर हो जाता है। कंट्रक्चर के साथ साथ टेंडन फ्रिक्शन रब मिलता है। टेंडन फ्रिक्शन रब क्या होता है कि एक वाइब्रेटरी साउंड होता है जिसको हम पैल्पेट कर सकते हैं या कभी कभी सुन भी सकते हैं। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह जो टेंडन शीथ है उसकी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस वजह से टेंडन फ्रिक्शन रिब बड़े बड़े जॉइंट का जब कंट्रक्चर हो जाता है लार्ज जॉइंट का, तो उसमें मिलता है। इसके साथ साथ ऑस्टियोलिसिस हो जाती है, बोन रिसॉर्प्शन होता है, फ्लेंजेज का बोन रिसॉर्प्शन हो जाता है, डिस्टल फ्लेंजेज का। इसके साथ साथ जो मैंडिबुलर कॉन्डाइल हो जाते हैं उनका रिसॉर्प्शन हो जाता है, और कुछ रिब्स और डिस्टल पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ क्लेविकल का भी ऑस्टियोलिसिस हो जाती है। तो ये हो गए स्क्लेरोडर्मा के कॉम्प्लिकेशन और मैनिफेस्टेशन। इसके बाद हम लैब में क्या मिलेगा हमें, लैब में हमें जब हम देखेंगे तो नार्मोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, क्योंकि जो जीआई से जो ब्लड ग्लासेज होता है इन फॉर्म ऑफ मलिना, उसकी वजह से, या इन फॉर्म ऑफ जो फ्रेश ब्लड भी जाता है कोलन के टेलेंजेक्टेसिया से, उसकी वजह से। दूसरी चीज़ होगी कि हमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी मिल सकता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों मिलेंगी? क्योंकि इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन डी का वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया भी मिलेगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होगा। ये क्या हो जाता है, ये क्यों होता है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है? ये जो है हॉलमार्क है रीनल क्राइसिस का स्क्लेरोडर्मा में। इसके ये लैब में मिलती हैं चीज़ें। ESR नहीं बढ़ा होता है, ESR अगर बढ़ा होता है तो वो इंडिकेट करता है कोई और भी डिजीज़ है, साथ साथ मायोसाइटिस हो सकता है या कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। अब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ में क्या होती हैं? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हमेशा स्क्लेरोडर्मा में प्रेजेंट होती हैं एट ए टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज। 2 तरह की एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं, टोपो आइसोमरेज 1 एंटीबॉडी और एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी। एंटी टोपो आइसोमरेज 1 जो एंटीबॉडी मिलती है वो डिफ्यूज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में मिलती है, और एंटी सेंट्रोमेरिक जो एंटीबॉडी होती है वो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में मिलता है। अब हम इस डिजीज़ की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं?
डायग्नोसिस प्राइमरली तो हम बनाते हैं उसके बेसिस पे, जो डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन है। डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन जो है स्किन एडिमा है, और जो पैटर्न है स्किन एडिमा के साथ साथ स्किन इंड्यूरेशन, थिकनिंग, इसके साथ जो पैटर्न होता है उसका विसरल आर्गन का इन्वॉल्वमेंट का, वो भी एक बड़ा क्लू होता है स्क्लेरोडर्मा की डायग्नोसिस बनाने के लिए। इसके साथ साथ हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी देखते हैं। अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टोपोआइसोमरेज 1 और एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं तो ये एक प्रूव करता है कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है। और ये दोनों एंटीबॉडीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, मतलब ये है कि अगर एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ है कि कभी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो फुल थिकनेस स्किन बायोप्सी करा लेते हैं, जिसमें अर्ली फेज में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलता है, फाइब्रोटिक फेज होता है, उसके बाद उसमें जो है थिकेंड कोलेजन होता है, और थर्ड स्टेज जो होती है उसमें डेंस कोलेजन बन जाता है और स्किन आर्किटेक्चर का पूरा लॉस हो जाता है। और एक चीज़ और देखते हैं, रेनाल्ड फिनोमेना में नेल में चेंजेज आते हैं, तो एक कैपिलरियोस्कोपी एक चीज़ होती है। कैपिलरियोस्कोपी जब करते हैं तो नेल बेड में क्या चेंजेज आए हैं वो देखते हैं। अगर प्राइमरी रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है, प्राइमरी रेनाल्ड्स फिनोमेना एक तरह से फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होता तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर स्क्लेरोडर्मा होता है तो कैपिलरियोस्कोपी में नेल बेड चेंजेस आते हैं। इस तरह से तो हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं स्क्लेरोडर्मा की। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट जो है, जो स्किन मैनिफेस्टेशन है, स्किन मैनिफेस्टेशन कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, ज़िंदगी को उससे कोई ख़तरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसका एक्सटेंट और प्रोग्रेशन रुके, तो उसके लिए हम शुरू में देते हैं एंटीहिस्टामिनिक देते हैं और लो डोज स्टेरॉइड देते हैं कुछ दिनों के लिए। उससे नहीं सही होता तो फिर हम जो है डिपेंसिलामीन एक ड्रग है उसको देते हैं, और मिथोट्रेक्जेट और साइक्लोफॉस्फामाइड का भी मॉडेस्ट रोल है। मॉडेस्ट रोल मतलब ठीक ठाक रोल है इनका भी, स्किन इन्वॉल्वमेंट का एक्सटेंट और प्रोग्रेशन रोकने के लिए। अब हम आते हैं उस पर जीआई कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं। जीआई कॉम्प्लिकेशन के लिए हम पीपीआई दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जो एचसीएल के सिक्रीशन को कम करता है। दूसरा प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो है जो मोटेलिटी है उसको बढ़ाती हैं। अब हम आते हैं तीसरी चीज़, मस्कुलोस्केलेटल जो सिम्टम होते हैं, तीसरी या चौथी चीज़ पे आते हैं। उसके लिए हम करते हैं कि एनसेड देते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। ये सब ट्रीटमेंट मोडलिटी हैं। अब हम रीनल क्राइसिस में हाइपरटेंशन को रोकने के लिए एस इन्हिबिटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एस इन्हिबिटर और एआरबी ये सेफ़ दवाएं हैं जो हम रीनल क्राइसिस में हाइपरटेंशन के कंट्रोल के लिए दे सकते हैं। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में आईएलडी के लिए साइक्लोफॉस्फामाइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल करते हैं। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को चेक करने के लिए बुसेंटान एक ड्रग होती है, बुसेंटान देते हैं। बुसेंटान क्या है? एंडोथिलिन रिसेप्टर 1 इन्हिबिटर होता है और इसका काफ़ी रोल होता है। अगर ये नहीं काम करता है तो फिर हम हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। ये तो हुए चीज़ें स्क्लेरोडर्मा के बारे में। अब हम आगे जो वीडियो लेके आएंगे वो कुछ छोटे वीडियो होंगे जिनमें हम बात करेंगे रेनाल्ड्स फिनोमेना के बारे में, यूरिनरी कास्ट के बारे में,
और कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कमियां हो उसको बताएं, हम दुरुस्त करेंगे।